हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मेटलर्जी और आज इसका थर्ड लेक्चर है। तो लेक्चर 1 और 2 में हमने सीखा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए जो डिफरेंट स्टेज है उसमें स्टेज 1 क्या था? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। स्टेज 2 स्टेप 2 कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आज हमको करना है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये जो ओर मिला है हमारा कंसंट्रेटेड फॉर्म में, इसको कन्वर्जन ऑफ ओर, इसको कन्वर्ट कर देना इसके मेटल के ऑक्साइड में। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब ऑक्साइड में है क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब ऑक्साइड बना लेंगे तो ऑक्साइड का रिडक्शन बहुत इजी होता है, तो इसलिए हम हर जो भी हमारा ओर मिलेगा उसको हम ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट नेक्स्ट स्टेप इसका रिडक्शन हमारे लिए इजी हो। तो अभी हम जो कन्वर्जन पढ़ेंगे इसका फर्स्ट मेथड आएगा कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन का प्रिंसिपल क्या है? कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, जो ओर होता है उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में लेके हीट करते हैं। पर ध्यान रखने की बात है कि जो हीटिंग करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट करेंगे, ताकि हमारा जो ओर है वो पिघल नहीं जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट के बिलो, और दूसरी कंडीशन, सिंस ये कैल्सिनेशन है तो जो हीटिंग होगी वो एब्सेंस ऑफ एयर रहेगी। क्लियर है? तो प्रिंसिपल लिख लेंगे। कंडीशन क्या थी? बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट के नीचे होनी चाहिए एंड एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि सिंस हम ये कैल्सिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो कैल्सिनेशन हमारा एप्लीकेबल होना चाहिए कार्बोनेटेड ओर के लिए और समटाइम्स हाइड्रोक्साइड के लिए। तो ये कंडीशंस हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस प्रोसेस का हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, जो ओर हमें मिला है स्टेप 2 के बाद, उसको हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसका फर्स्ट मेथड है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के लिए मैंने बताया कि ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है, तो कार्बोनेट ओर पे लगेगा और हाइड्रोक्साइड पे लगेगा। दूसरी बात, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल कहता है कि हीटिंग ऑफ ओर इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे है इस फर्नेस में, इसको हीट करना है और वहां एयर का एब्सेंस होना चाहिए, वहां एयर का एब्सेंस होना चाहिए। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सारी इंप्यूरिटीज निकल जाएगी। अब कैसी कैसी इंप्यूरिटी निकलेगी? तो सबसे पहले है कि इसमें जो मॉइस्चर होंगे वो उड़ जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें हीटिंग की है, फर्नेस है। मॉइस्चर निकलने के साथ क्या हो जाएगा कि जो ओर है हमारा हाइड्रेटेड ओर था, अब क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस हो जाएगा। हाइड्रेटेड ओर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? एनहाइड्रस ओर। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि जब फर्नेस में हीट करेंगे तो जो भी मॉइस्चर के कंटेंट है वो सारे निकल जाएंगे, और इसके निकलने के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा? जो ओर हाइड्रेटेड फॉर्म में हो कैसा हो जाएगा? एनहाइड्रस हो जाएगा। साथ साथ जो भी वोलेटाइल इंप्यूरिटीज है, वो भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं। अब वोलेटाइल इंप्यूरिटी जब गैस के फॉर्म में बाहर आएगी तो मेटल को क्या बनाएगी? मैक्स मेटल पोरस। गैस निकलेगा वहां से। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे कि क्या हो रहा है, तब ज्यादा बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले पॉइंट माइंड में क्या रखना है कि हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड।
जिसमें हम अभी मेथड पढ़ रहे हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का कंडीशन है कि रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करना है और वहां ऑक्सीजन का एब्सेंस होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा हीटिंग से कि जो मॉइस्चर्स हैं वो निकल जाएंगे, जिससे जो हमारा हाइड्रेटेड ओर है वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा और जो भी वोलेटाइल इंप्यूरिटीज है वो भी निकल जाएगी, जिससे हमारा मेटल पोरस बन जाएगा। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल लेंगे तो हमारा क्लियर होगा। हम लेंगे सबसे पहले कैलामाइन। कैलामाइन को हीट करना है, सिर्फ हीटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है, बिलो एमपी और ऑक्सीजन भी नहीं होना चाहिए। तो ये डिकम्पोज होकर मुझे क्या देगा, ZnO प्लस CO2। ये गैस निकल जाएगी, हमें ऑक्साइड मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या था, मेटल के ऑक्साइड। तो जब हमने कैलामाइन का देखा तो अब सीडेराइट का भी देख लेते हैं। सीडेराइट को भी हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, मेटल के ऑक्साइड एंड कार्बोनेट निकल जाएगा, सॉरी CO2 गैस निकल जाएगा। सीडेराइट के बाद हम लाइमस्टोन भी देख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है, कार्बोनेट के लिए, अभी कार्बोनेट के लिए देख रहे हैं, फिर हाइड्रोक्साइड के लिए। तो ये तो बहुत फेमस सा इक्वेशन है CO2। अब इसके साथ चाहे तो डोलोमाइट का देख सकते हैं। डोलोमाइट क्या होता है, और इसको भी हीट करना पड़ेगा, CaCO3 MgCO3। तो डोलोमाइट को भी हीट करेंगे तो मुझे मेटल का ऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए। तो एक मेटल हमारा कैल्शियम है, इसका ऑक्साइड आएगा, दूसरा मेटल हमारा मैग्नीशियम है, उसका ऑक्साइड आएगा, और हमारे से CO2 गैस निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब तक हमने किसके लिए डील किया, अब तक हमने इसके लिए डील किया कार्बोनेट। ध्यान से देखिए, जिंक का कार्बोनेट लिया जिसको क्या बोलते हैं, कैलामाइन, ये भी डिकम्पोज होकर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आयरन का कार्बोनेट लिया जिसको सीडेराइट बोलते हैं, ये भी डिकम्पोज होकर आयरन का ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम का कार्बोनेट लिया जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको भी हिट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। डोलोमाइट लिया CaCO3 MgCO3, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और साथ में दोनों से एक एक 2 CO2 के गैसियस मॉलिक्यूल निकल गए। तो ये सब जो भी हमने देखा सब कार्बोनेट के लिए देखा। अब थोड़ा हाइड्रोक्साइड के लिए देखेंगे कि हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है। एल्यूमिनियम का देखते हैं, हीट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी मेटल को हीट करेंगे, चाहे उसके कार्बोनेट को, हाइड्रोक्साइड को, हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एल्यूमिना, और यहां से हमें क्या मॉलिक्यूल मिलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं आयरन का ऑक्साइड लेता हूं, और इसको हिट करूंगा, तो फिर यहां से ऑक्साइड अलग और जो भी उसके साथ मॉइस्चर है वो अलग। अब ध्यान देने की बात है कि जब जब हमने कार्बोनेट का केस लिया था तब तक हमें क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब जब हमने कार्बोनेट का केस लिया था हमें क्या निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब हम हाइड्रोक्साइड के केस में गए तो हाइड्रोक्साइड के केस में मुझे मेटल के ऑक्साइड के साथ साथ क्या मिला, वाटर मिला। क्लियर है? अब हीट ज्यादा रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि किस स्टेट में चले जाएगा, बट रिएक्शन में H2O रहेगा। चलिए, अब यहां से क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये जो मेथड है कैल्सिनेशन, मेनली एप्लीकेबल फॉर कार्बोनेट और एंड हाइड्रोक्साइड और। दूसरा, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और को हमें कन्वर्ट करना है मेटल के ऑक्साइड में। तो इसका प्रिंसिपल है कि जब कैल्सिनेशन का यूज हो तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसको हीट करना है, बट कंडीशन है कि एमपी के बिलो हीटिंग करनी है ताकि पिघल नहीं जाए मेटल, और वहां हवा नहीं रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं कहीं भी रिएक्टेंट में हमने प्लस में O2 नहीं किया हुआ है। जब हमने जिंक के कार्बोनेट देखे तो ये रिएक्शन, आयरन का ये, कैल्शियम का ये, सब में CO2 गैस रिलीज हो रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब वोलेटाइल इंप्यूरिटी बाहर निकलेगी तो मेटल को पोरस बनाएगी। जब हाइड्रोक्साइड का केस देखा तो यहाँ भी वाटर निकल रहा है, बट स्टेट मैंने आप पे छोड़ा है कि आप समझिए कि इस टेम्परेचर पे वाटर किस स्टेट में रहेगा। तो इसके साथ हमने कैल्सिनेशन देख लिया है। अब एक और मेथड है इसके लिए, वो है हमारा रोस्टिंग। तो पहले इसको रब करते हैं और फिर रोस्टिंग देखेंगे। तो पहले हमने क्या कर लिया है, ए में हमने इसका कैल्सिनेशन कर लिया है। कैल्सिनेशन किसके लिए था, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड।
चलिए तो हम इसको रब करेंगे और आगे मूव करेंगे नेक्स्ट मेथड पे, रोस्टिंग। देखिए यहाँ फर्नेस होगा, एक एन एक्स्ट्रा आ गया, फर्नेस। चलिए इसको रब करते हैं और आगे मूव करते हैं। सो आफ्टर कैल्सिनेशन अब हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे, रोस्टिंग। सो रोस्टिंग में भी क्या करना, ओर को मेटल का ऑक्साइड में ही चेंज करना है, ओर को भी क्या बनाना है, ऑक्साइड। जब हमने कैल्सिनेशन किया था तो वहां पे क्लियर था कि हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि रोस्टिंग किसके लिए हो रहा है, रोस्टिंग इज एप्लीकेबल सल्फाइड। क्लियर। अब इसका प्रिंसिपल, पिछले बार की तरह यहाँ भी इसको हीट करेंगे, और को क्या करेंगे, हीट करेंगे। और इज हीटेड कहाँ पे, सेम प्लेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस। और अगर आपको याद होगा तो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बट वहां पे एब्सेंस ऑफ एयर था, यहां इन प्रेजेंस ऑफ। तो बस अंतर क्या है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में वहां भी ओर इज हीटेड इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बट वहां एब्सेंस ऑफ एयर था और यहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर है। इस चीज को दूर करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, क्रैप। क्रैप थोड़ा ढंग से लिख लें, कंफ्यूजन नहीं रहे। क्रैप का मतलब क्या है, कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि यही मेन अभी तक डिफरेंस आया है कि प्रेजेंस ऑफ एयर और इसमें एब्सेंस ऑफ एयर। बाकी ये तो कॉमन चीज है, दोनों का फर्नेस भी सेम है, दोनों को हीट करना है, दोनों को मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करना है। तो आपके लिए ट्रिक क्या रहेगा, क्रैप, कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीट तो करना ही है, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब इस प्रिंसिपल के लगाने से हमें फायदा क्या होगा, तो सबसे पहले फिर से वही बात है जो पिछले केस में, सिंस हम हीट कर रहे हैं तो सारा इसका क्या होगा, पानी सारा निकल जाएगा, रिमूव्स मॉइस्चर। और मॉइस्चर के रिमूव होने से क्या होता है, जो हाइड्रेटेड हो रहा है वो किस चीज में बदल जाता है, एनहाइड्रस में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और क्या कर सकते हैं कि इस हीटिंग से हमें क्या फायदा होगा, जो भी हमारे पास जो इम्प्यूरिटी है, वोलेटाइल इम्प्यूरिटी, वो क्या होंगी, वो भी बाहर हो जाएंगी। वोलेटाइल इम्प्यूरिटी, अच्छा वोलेटाइल इम्प्यूरिटी जब रिमूव होंगी, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, तो जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटी रिमूव होगी उससे फिर हमारा जो मेटल का ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बिकम्स, मेटल ऑक्साइड बिकम्स पोरस। अब यहां से एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सबका मतलब बताऊंगा, सबका एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझते रहिए। आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ओर को ऑक्साइड बनाना। पहला मेथड था कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में मैंने क्या बोला, एब्सेंस ऑफ एयर में रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एब्सेंस ऑफ एयर। उसके एप्लीकेबल किस किस चीज के लिए था, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब आ गया रोस्टिंग, दूसरा मेथड, पर ये किसके लिए, सल्फाइड। सो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रहेगा तो कैल्सिनेशन कर लेंगे और सल्फाइड रहेगा तो रोस्टिंग कर लेंगे। अंतर सिर्फ रहेगा कि सेम फर्नेस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बट यहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर हो जाएगा। यहाँ भी जब हीट कर रहे हैं तो मॉइस्चर तो निकल ही जाएगा, जिससे हमारा जो हाइड्रेटेड हो रहा है वो एनहाइड्रस हो जाएगा। जो भी वोलेटाइल इंप्यूरिटी है वो गैस निकल जाएंगी, गैस निकलेगा तो मेटल ऑक्साइड को पोरस बनाएगा, गैस जो उसमें ट्रैप्ड होंगे वो निकलेंगी, इसको पोरस बनाएंगी। ऑर्गेनिक मैटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हीट के प्रेजेंस में, और सॉरी एयर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो जल के भी खत्म हो जाएंगे। नाउ कुछ एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा।
ZnS ले लेते हैं 2 ZnS, और यहाँ पे क्लियर ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, तो बैलेंसिंग। पिछले केस में ये हमारा ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड रहता था पर ऑक्सीजन नहीं आता था, एब्सेंस, पर यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है, और हीट भी कैसा करना है, हाई हीट रहना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फर्नेस है, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक के ऑक्साइड मिल जाएंगे, और बैलेंस करने के बाद SO2 गैस निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, सल्फाइड लिया हमने जिंक का, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई हीट किया, हाई टेम्परेचर दिया, जिंक जो मेटल था उसका ऑक्साइड आ गया, और हमारा सल्फर गैस निकल गया। इसी गैस के निकलने के कारण जो हमारा मेटल हो रहा है वो कैसा हो जा रहा है, पोरस हो जा रहा है। तो आई थिंक यहां तक बहुत क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पीवीएस का, लेड का। पीवीएस में क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन डालेंगे और हाई टेम्परेचर करेंगे तो फिर हमको मिल जाएगा 2PbO and SO2। तो दोनों रिएक्शन में कुछ अंतर नहीं है, यहाँ जिंक के सल्फाइड है, यहाँ लेड के हैं, ऑक्सीजन डाला, ये सब तो बैलेंसिंग फैक्टर है। और यहाँ जैसे मेटल जिंक था तो जिंक ऑक्साइड आए थे, यहाँ पीबी का ऑक्साइड आएंगे, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा गैस, जिसके कारण ये हमारे पोरस बनेंगे। कॉपर का देख लीजिए, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम हो रही हैं, पर यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं। ये सारी चीजें तो थोड़ी कॉमन सी चीज है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या देख सकते हैं। हर बार सिंस हमारा बात किसका हो रहा है, सल्फाइड और का, तो हर बार सल्फाइड बाहर जा रहा है और सल्फर बाहर जा रहा है और उसके जगह ऑक्सीजन एंट्री कर जा रहा है। जरा यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर बार हमारा आउट कौन जा रहा है, बाहर सल्फर, और इन कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। तो आखिर में ऐसा क्या यहाँ बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। सल्फर बाहर जाने का मतलब जो भी हमारे पास कंटेंट था उसमें से सल्फर का एटॉमिक मास 32 बाहर चला गया। किसी मेटल के साथ सल्फाइड था, किसी मेटल के साथ सल्फाइड था, सपोज वो मेटल X था और X के साथ 32 सल्फर जुड़ा हुआ था। इसने 32 वाले पार्टनर को बाहर किया और बदले में एक नया पार्टनर लाया ऑक्सीजन, जो सल्फर से काफी कम एटॉमिक मास है 16। तो 32 वाले पार्टनर को बाहर करना और उसके जगह 16 वाले पार्टनर को लाना, यहां से एक चीज बहुत क्लियर होता है कि यहाँ मेटल की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ मेटल इंक्रीज हो रहा है। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज मैंने किसी पार्टनर के साथ, सपोज मैं मतलब मेटल, मैंने किसी पार्टनर, अभी पार्टनर कौन था पहले, सल्फर के साथ एक बिजनेस किया था जिसमें टोटल बिजनेस 100 रुपीज का था, जिसमें सल्फर का कंट्रीब्यूशन 32 था। अब मैंने सल्फर को बाहर कर दिया और सल्फर की जगह मैंने अब नया बिजनेस ऑक्सीजन के साथ किया। सल्फर को मैंने बाहर कर दिया और सल्फर की जगह ऑक्सीजन के बिजनेस पार्टनर बनाया। अब जो नया बिजनेस पार्टनर है वो सिर्फ 16% का स्टैक है आउट ऑफ 32। तो पहले मेरा परसेंटेज 100 में 32 हटा के 68 आता था। पहले जब सल्फर के साथ मैंने बिजनेस किया था सल्फाइड, तो उस केस में मेटल यानी जिंक का परसेंटेज कितना आ रहा था, 100 में से सल्फर वाला 32 हटा के 68। सल्फर को मैंने बाहर कर दिया और सल्फर का जगह ले लिया ऑक्सीजन ने, ऑक्साइड बना दिया। अब सल्फर की जगह ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक मास 16। तो अब मेटल का परसेंटेज 100 माइनस 16 कितना हो गया, 84। तो आप क्लियर देख सकते हैं, जहां 100 में 68% मेटल था, अब वो मेटल 84% आ गया। तो इसलिए इसको परसेंटेज ऑफ मेटल इंक्रीज कहते हैं। इसलिए बहुत सारे बुक्स में इस वाले पॉइंट को हटा दिया गया है और ये इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली वी आर इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ मेटल, एंड परसेंटेज ऑफ मेटल इंक्रीज करने को क्या कहते हैं, ओर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो अगर बहुत ध्यान से समझेंगे तो यहाँ विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स इट इज वेरी क्लियर दैट गोइंग फ्रॉम सल्फाइड टू ऑक्साइड इज oxidation, but we can also say that it is a kind of concentration of ore, because by doing this we are increasing the content or percentage of metal. How? So I showed you, out of 100 my partner was sulfur, atomic mass 32, so metal content was 68. But instead of sulfur, now oxygen is there. Sulfur went out and oxygen came in.
So instead of 32, now 16 is there. So instead of 68, my contribution or metal contribution is 84. From 68 to 84, obviously concentration or percentage of metal is increasing. That can also be said that it is a step of concentration of ore. तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला नोट। तो पहला इसका आप नोट बना के लिख लेंगे। क्लियर है? तो पहला नोट आपका ये हो गया। दूसरा नोट हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि रिएक्शन जो हो रहे हैं सारे हाई टेम्परेचर पे, सब HT है हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे कभी कभी क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑटो रिडक्शन हो जाता है। अब रिडक्शन तो एक्चुअली आपका फोर्थ स्टेप है, अभी हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, तब रिडक्शन एंड देन प्यूरिफिकेशन। बट थोड़ा सा यहाँ बता देता हूं क्या हो जाएगा, ऑटो रिडक्शन। अब इसका मतलब क्या है, ऑटो रिडक्शन का मतलब जो कॉपर का सल्फाइड लिया हुआ है, कॉपर का Cu2S, अब वो हीट कर रहे हैं। Cu2S जब कंप्लीटली ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा तो थोड़ा सा ये भी रहेगा और थोड़ा सा इसका ऑक्साइड भी रहेगा। ध्यान से समझिएगा, सल्फाइड इसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एवरी टाइम कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए। जब कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा तब क्या प्रॉब्लम आएगी कि थोड़ा सा रिएक्टेंट भी रहेगा और थोड़ा प्रोडक्ट में भी कन्वर्टेड रहेगा। ध्यान से देखिए, क्लियर? थोड़ा सा रिएक्टेंट भी रहेगा और थोड़ा सा प्रोडक्ट में भी कन्वर्टेड रहेगा। अब इससे क्या फायदा हो जाएगा कि ये दोनों सेल्फ रिडक्शन करके मुझे कॉपर मेटल दे देंगे और SO2 गैस निकल जाएगा। तो गैस तो हर बार ऐसे भी SO2 निकल रहा था जो मेटल को पोरस बना रहा था, बट यहाँ पे लिया था मैंने सिर्फ कॉपर का सल्फाइड, लेकिन इसने मुझे क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट करके कुछ परसेंटेज कन्वर्ट होकर ऑक्साइड में आया, जो मैंने लिया नहीं था बट मेरे पास आ गया। अब ये दोनों सेल्फ रिएक्ट करके ऑटो रिडक्शन दे देंगे और सल्फाइड को कॉपर में पहुंचा देगा। अब जब यहां पे देखेंगे तो यहां से S यहां से O, बैलेंसिंग फैक्टर अभी नहीं कर रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने के बाद जब मेटल होगा तो अब हमें मेटल यहां भी मिल गया है। बट यहां के पहले तक का जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, बट नेक्स्ट प्रोसेस इज रिडक्शन, बिकॉज for any oxide unless and until I'll not do the reduction I'll not get the metal, because मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेटलर्जी में मेटल पाना। बट मैंने मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में क्यों चेंज कर दिया था, ताकि उसका रिडक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल हो जाता है। इसके बाद एक और नोट बना सकते हैं कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो थर्मोडायनेमिकली रिडक्शन उसका प्रेफरेबल होता है इकोनॉमिक रीजन के कारण। तो अगला नोट आपका क्या बनेगा, ये नोट 1 है। यहाँ पे क्या है कि सल्फर बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन अंदर। क्लियर, यू कैन सी दैट सल्फर इज गोइंग आउट एंड ऑक्सीजन इज कमिंग इन। इससे मैथमेटिकली मैंने प्रूफ कर दिया कि ओवरऑल हम लोग परसेंटेज ऑफ मेटल के कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, विच कैन बी आल्सो से दैट कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, ओ सॉरी सेम बात। नोट दूसरा नोट आप क्या बना सकते हैं कि जो इतना मेहनत करके हम लोग बार बार ये मेटल के ऑक्साइड बना रहे हैं, इसका क्या फायदा है। तो मेटल के ऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो थर्मोडायनेमिकली थर्मोडायनामिकली फेवरेबल होता है, थर्मोडायनामिकली फेवरेबल होता है। अब ऐसा क्यों, तो अभी तो हम आगे देखेंगे, बट ऐसा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रीजन से होता है, इकोनॉमिकल रीजन से ऐसा करना हमारे लिए आसान पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। अब इसके बाद भी क्या होगा, ये तो मेजर रिएक्शन है, बहुत सारी ऐसे नॉन मेटेलिक इंप्यूरिटी हैं जो इसमें छुपी हुई हैं, और सिंस हम यहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट कर रहे हैं तो वो भी अपने ऑक्साइड में बदल जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, यहां तक तो ऑलमोस्ट वही काम हो रहा है जो कैल्सिनेशन में हुआ है, बट कैल्सिनेशन वाज एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये किसके लिए है, सल्फाइड के लिए। क्लियर, सल्फाइड के और होने चाहिए। दूसरा, दोनों में हीट किस फर्नेस में करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। दोनों में हीटिंग बिलो एमपी पॉइंट होती है ताकि वो पिघल नहीं जाए, बट वहां एब्सेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब गर्म करेंगे तो ये सी बात है, मॉइस्चर निकलेगा, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस फॉर्म में जाएगा, जो भी वोलेटाइल इंप्यूरिटीज है उड़ जाएंगी, उनके उड़ने से हमारा मेटल पोरस बनेगा। ऑर्गेनिक मैटर जो है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड चीज, तो सब क्या बनेगा, CO2, H2O। तो इसमें हमने देखा भी था ऑक्साइड वाले केस में क्या बन रहा था और हाइड्रोक्साइड वाले केस में क्या बन रहा था, याद कीजिए। ऑक्साइड सर कैल्सिनेशन ऑक्साइड नहीं, देखिए एक छोटी सी मिस्टेक है, कैल्सिनेशन ऑक्साइड के लिए नहीं होता, कार्बोनेट के लिए होता है। ये ऑक्साइड की आदत बनी हुई है जो पिछले टॉपिक में हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग का किया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
लिस्टिंग के समय गलत हुआ है। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? कार्बोनेट और एंड हाइड्रोक्साइड। अभी कैसे याद आया? क्योंकि कोई भी कार्बोनेट लेते थे ZnCO3, कार्बोनेट को हीट करते थे एब्सेंस ऑफ एयर में, तो Zn का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, तो गैस तो निकलना ही है। यहाँ पे CO2 ये लेते तो H2O और यहाँ पे सल्फर। बट ये सारे जो मेन रिएक्शन हैं उनके साथ साथ पैरेलल में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चल रहे हैं, मैं यहाँ लिखता हूं, जो क्या है, हमारे सारे नॉन मेटालिक इंप्यूरिटी को उड़ा देंगे। किसको उड़ा देंगे? नॉन मेटालिक इंप्यूरिटी को। नॉन मेटालिक। अब एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं आपको। आर्सेनिक बैलेंसिंग फैक्टर के साथ 4As, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दीजिए, 2AH2O3, क्या होगा? उड़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नॉन मेटालिक इंप्यूरिटी का दिखा रहा हूं, तो आर्सेनिक लिया ऑक्सीजन के साथ, उसके ऑक्साइड बन गए, ये तो बैलेंसिंग फैक्टर है। अब लिया मैंने सल्फर, सबको पता है सल्फर एसिड के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, बनना तो SO2 ही है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं S + O2 SO2, बट सल्फर हमें पता होना चाहिए कि हमेशा S8 के फॉर्म में होता है। लाइक हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारा कैसा रहता है? ऑक्सीजन डाइएटमिक फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन डाइएटमिक में रहता है, फास्फोरस टेट्रा में रहता है, और सल्फर S8 के फॉर्म में रहता है। ऐसे भी नेक्स्ट हमारा P ब्लॉक में सब हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अभी हमने सल्फर के बाद S8 ले लिया, शॉर्ट में कोई चाहे तो लिख सकता है अपना S + O2 = SO2, अपना बैलेंसिंग करके, बैलेंस्ड ही है। और नहीं तो एसिड के फॉर्म में लिया तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, फास्फोरस, अभी बताया मैंने P4 के फॉर्म में होता है, तो फास्फोरस का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में फास्फोरस पढ़ेंगे, P ब्लॉक पढ़ेंगे, तो इसका ऑक्साइड बनता है जो P4O10 रहता है। तो ऐसे कर करके क्या हो रहा है, हमारे सारे गैस निकलते ही जा रहे हैं। चलिए फाइनल कंक्लूड करता हूं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग को। कैल्सिनेशन में यहाँ एक बार गलती से मैंने यहाँ ऑक्साइड लिख दिया था, आपको ध्यान रखना है कि क्या लेना है, आपको कार्बोनेट लेना है। C से कैल्सिनेशन याद करने के लिए C से कार्बोनेट, रोस्टिंग में यहाँ S है तो सल्फाइड। चलिए, बट एक में प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन एंड प्रेजेंस ऑफ एयर रोस्टिंग। प्रेजेंस ऑफ एयर करने से क्या क्या फायदा हो रहा है? सल्फर बाहर, ऑक्सीजन अंदर, सल्फर आउट, ऑक्सीजन इन। So mathematically 32 out 16 in, so overall content of percentage of metal is increasing, that is also known as concentration of ore. Now high temperature है तो sometimes ऐसा होगा कि जो सल्फाइड है वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो ऑक्साइड में, अभी पार्शियल कन्वर्ट हुए हो, उस टाइम दोनों रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, इसीलिए सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिडक्शन या स्टेप 4, वहां इसको फिर डिटेल्स में भी देखना है। तो सेल्फ रिडक्शन करके हमें मेटल दे देंगे और सल्फर गैस SO2 निकल जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट मैंने नोट में लिखवाया था, नोट का ये पॉइंट हो गया था, सल्फर निकला, ऑक्सीजन आया, परसेंटेज ऑफ मेटल बढ़ा। हाँ, एक और नोट का पॉइंट था, अच्छा, कि मेटल के ऑक्साइड का है क्यों बार बार कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट करने से इसका रिडक्शन थर्मोडायनेमिकली प्रेफरेबल हो जाएगा। क्यों? इकोनॉमिक रीजन से। दूसरा, लास्ट, इन सब के बावजूद भी अभी भी ऑर्गेनिक मैटर तो जल गए, खत्म हो गए, जो नॉन मेटालिक इंप्यूरिटीज हैं वो भी हाई टेम्परेचर पे अपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और वो क्या बना लेंगे? अपने अपने ऑक्साइड, सल्फर, SO2, फास्फोरस, P4O10, और सब बाहर हो जाएंगे। तो इसके साथ हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया हमारा क्या? स्टेप 3, कन्वर्जन ऑफ ओर। बट नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन भेजने के पहले अभी एक काम और बाकी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारा? सबको पता है, क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद कॉन्सेंट्रेशन, ये जो हुआ है कन्वर्जन ऑफ ओर टू द मेटल ऑक्साइड, तो एक्चुअली हुआ क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिडक्शन करना ही पड़ेगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड है, जब तक रिडक्शन नहीं करेंगे तब तक मेटल नहीं मिलेगा। तो रिडक्शन में मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल लेना है। बट इसके पहले एक छोटा सा काम और बाकी है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिडक्शन करने भेजने से पहले हमें चाहिए कि मैं इसको पूरी तरह से इंप्यूरिटी को बाहर कर दूं। इसमें हमने जितनी भी इंप्यूरिटी को बाहर किया, आप ध्यान से देखेंगे, सब गैसियस फॉर्म में, वोलेटाइल फॉर्म में, गैसियस, वाटर, मॉइस्चर, वोलेटाइल, ऑर्गेनिक, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, सब में आग लगा, सब जल के बाहर गए, सब धुआं बन के बाहर गया, आई मीन टू से गैसियस स्टेट में। बट बहुत सारी इंप्यूरिटीज ऐसी हैं जो सॉलिड स्टेट में होंगी, उनको क्या करेंगे? तो उसके लिए इसको रब करेंगे और नेक्स्ट लास्ट
अपना स्टेप कर लेंगे बिफोर सेंडिंग टू द रिडक्शन, एंड रिडक्शन विल बी आवर द नेक्स्ट वीडियो। सो पहले एक और इसको रब करते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द थर्ड स्टेज that is the oxidation, and before proceeding to the fourth stage that is the reduction, उसके पहले एक लास्ट एक काम हमें करना है कि रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फाइनल टाइम बिफोर रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारा ओर होता है उसको हम हीट करते हैं, ओर इज हीटेड। अब ऑब्वियस ही बात है, हीट करने का मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। और कहाँ पे, इन स्मेल्टर प्लांट। तो ओर को हमने फाइनली मेल्ट करने की कोशिश की है, और इस सब करने के बाद इसमें हम फ्लक्स ऐड कर देंगे। फ्लक्स इज एडेड। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारा इम्प्यूरिटी होगा उससे ये फ्लक्स रिएक्ट कर लेगा और मुझे क्या दे देगा, स्लैग। ध्यान से देखिएगा, मुझे दे देगा स्लैग। अब क्या है ये, तो इम्प्यूरिटी तो मुझे ऐसे भी हटानी है, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी फाइनल टाइम बिफोर प्रोसीडिंग टू द रिडक्शन। तो इम्प्यूरिटी हटानी है, पर इस इम्प्यूरिटी में हमने क्या ऐड कर दिया है, एक सब्सटेंस ऐड कर दिया, फ्लक्स। और फ्लक्स मुझे क्या बना के देगा, स्लैग। अब ये स्लैग क्या होता है, एक इनफ्यूजिबल मास होता है जो मोल्टेन मेटल के सरफेस पे फ्लोट करता है। इनफ्यूजिबल मास होता है, यानी कि उसके अंदर जाके घुलेगा नहीं, उसके सरफेस को फ्लोट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी डेंसिटी कम होगी, बर्फ की तरह पानी के ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। और कोई भी चीज फ्लोट करेगा तो आराम से उस इम्प्यूरिटी को हम चिमटे से पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं, वो कोई टफ टास्क नहीं है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर इम्प्यूरिटी एसिडिक हो तो फ्लक्स बेसिक, एंड अगर इम्प्यूरिटी बेसिक हो तो फ्लक्स एसिडिक। तो यहाँ पे ओर को क्या करना है, हीट करना है स्मेल्टर प्लांट में, और उसके बाद फ्लक्स को मिक्स कर देना है। वो फ्लक्स जाके रिएक्ट कर लेगा हमारे इम्प्यूरिटी से और हमको स्लैग का फॉर्मेशन कर देगा। अब अगर इम्प्यूरिटी एसिडिक हो, इफ impurities is acidic in nature, अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर इम्प्यूरिटी एसिडिक इन नेचर होगा तो हम फ्लक्स कैसा लेंगे, बेसिक, देयर इज नो डाउट। अब क्योंकि एसिड और बेस का ही रिएक्शन होगा, तो जब इम्प्यूरिटी एसिडिक होगी तो फ्लक्स बेसिक होगा। बेसिक फ्लक्स कौन कौन से ले सकते हैं, FeO, BeO, CaO, etc। अब उल्टा, अगर इम्प्यूरिटी ही बेसिक हो, अगर इम्प्यूरिटी का नेचर बेसिक हुआ तो जो फ्लक्स ऐड करेंगे वो कैसा लेंगे, इस टाइम जो फ्लक्स ऐड करेंगे वो एसिडिक लेंगे। और एसिडिक फ्लक्स का एग्जांपल है B2O3, B4O10 एंड SiO2। SiO2 बहुत कॉमन सा है सिलिका। इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा SiO2 ही लिया हुआ, तो अब हमको पता करना पड़ेगा कि इसका नेचर क्या है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना होगा। तो ऑब्वियस ये बात है कि ये क्या है, हमारा एसिडिक नेचर है, तो इसमें हमने बेसिक वाला फ्लक्स डाल दिया और ये दोनों मिलकर हमें फायदा क्या कर देंगे, FeSiO3। और मैंने जैसा बोला है फ्लोट करेंगे, यानी सरफेस पे तैरेंगे, तो हम आराम से इसको इम्प्यूरिटी को बाहर निकाल लेंगे। और इसका नाम क्या रहेगा, स्लैग, इनफ्यूजिबल मास विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टेन मेटल। अब अगर SiO2 के जगह CaO रहता तो हमें पता है कि CO कैसा नेचर है, बेसिक, तो इसमें एसिडिक ऐड कर लो और ये हमें क्या दे देगा, CaSiO3। फिर वही बात, ये हमारा इनफ्यूजिबल मास है, लाइटर है डेंसिटी, मोल्टेन के सरफेस पे फ्लोट करेगा और आराम से हम यहाँ से उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारा जो मेटल आ चुका है ऑक्साइड के फॉर्म में, इट इज रेडी टू गो फॉर द रिडक्शन। सो एक ब्रीफ रिव्यू देता हूं और एक फाइनल फ्लो चार्ट देता हूं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। तो हमने पढ़ा आज कि मेटल को किस तरह से उसके सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 में बार बार बोलता हूं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। फिर स्टेप 2 में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। स्टेप 3 जो आज का लेक्चर था हमारा, इस ओर को कन्वर्ट करके कहां ले जाना था, मेटल को मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में। इसके लिए रास्ते में मुझे 2 चीजें आई थी,
एक हमारा कैल्सिनेशन और एक हमारा रोस्टिंग। ट्रिक क्या था? क्रैप। कैल्सिनेशन इज एब्सेंस ऑफ एयर एंड रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कॉमन चीज क्या थी? दोनों को रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही हीट करना था, दोनों को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीपी के बिलो ही हीट करना था ताकि मेल्ट नहीं करे। और फायदा क्या था? हीटिंग से जो भी इनके हाइड्रस चीज थे, वोलेटिलिटी मतलब जो भी वोलेटाइल इंप्यूरिटी थी उड़ जाती थी। जो हमारा हाइड्रस रहता था वो एनहाइड्रस बन जाता था, पोरस हो जाता था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों लगा लेंगे तो हर तरह की इंप्यूरिटी, इधर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सब खत्म हो जाएगी। और उसके बाद एट लास्ट में हमने क्या किया था? कैल्सिनेशन में ध्यान रखा था कि ये कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड और के लिए यूज होता है। कार्बोनेट के केस में CO2 निकल रहा था, इसमें H2O। रोस्टिंग के केस में किस चीज के लिए है? ये सल्फाइड के लिए। रोस्टिंग के केस में हमने देखा था कि एयर रहेगा और उसके प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे थे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाया था मैंने, बट मैंने बोला कि इस स्टेप के बाद विच इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेप, तो स्टेप 4 रिडक्शन करना ही होगा, बिकॉज मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में है। इसका रिडक्शन कर देंगे तो मेटल ऑक्साइड हमको मेटल दे देगा और उस मेटल को फाइनली हमें क्या करना है? स्टेप 5 में प्यूरिफाई कर लेना, प्यूरिफिकेशन। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस रिडक्शन स्टेप, हमने इस स्टेप को किया रुक के। बिफोर रिडक्शन स्टेप प्रोसीडिंग एक फाइनल स्टेप बचा हुआ था कि जो भी इंप्यूरिटी मैंने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में उड़ाया, वोलेटाइल इंप्यूरिटी, वाटर, वो सारे क्या थे? वोलेटाइल नेचर के थे। आइदर ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज थे, आइदर इनऑर्गेनिक। नॉन मेटलिक का भी हमने देखा था। तो उन सब में क्या हुआ कि गैसियस मोड से तो सब लोग निकल गए, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज थे जो गैसियस नहीं है, सॉलिड में है। तो उनके लिए हमने क्या किया? ओर को लेके हीट किया स्मेल्टर में, जो कि वहां ओर को मेल्ट ही किया और मेल्ट करने के बाद फ्लक्स ऐड कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इंप्यूरिटी प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग। स्लैग का नेचर क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है कि स्लैग इज इनफ्यूजिबल मास, लाइटर इन डेंसिटी, लाइक बर्फ की तरह पानी के ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। तो हम आराम से चिमटे से पकड़ के इस इंप्यूरिटी को निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हमारा इंप्यूरिटी बेसिक नेचर का है तो फ्लक्स हमें एसिडिक लेना होगा। और एसिडिक फ्लक्स का एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास? FeO है। एसिडिक फ्लक्स का अगर हमारे इंप्यूरिटी एसिडिक हो तो फ्लक्स बेसिक लेना होगा। और बेसिक फ्लक्स के एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है? FeO, BeO एंड कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? FeO, BeO एंड कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद सेकंड हमारा क्या है? तो जब हमारी इंप्यूरिटी एसिडिक हो तो हमारा फ्लक्स बेसिक होगा। बेसिक फ्लक्स क्या हो सकता है? FeO, BeO की जगह MgO लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। BeO की जगह यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, MgO ले रहे हैं हम लोग। तो FeO, उसके बाद MgO, फिर कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हमारा इंप्यूरिटी बेसिक हुआ तो फ्लक्स एसिडिक लेंगे, B2O3, P4O10, फास्फोरस का ऑक्साइड, SiO2, सिलिका। अब हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर हमारे पास SiO2 है विच इज एसिडिक इन नेचर, तो इसको हटाने के लिए इसमें बेसिक नेचर का फ्लक्स FeO ऐड कर लेंगे, FeO इन बेसिक। सो हमारे पास स्लैग आ जाएगा जो फ्लोट करेगा मोल्टेन मेटल के ऊपर और चिमटे से इसको हटा लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, तो इसमें एसिडिक ऐड करेंगे। एसिडिक के लिए सबसे अच्छा हमारा SiO2, CaSiO3 स्लैग है, ऊपर फ्लोट करेगा, लाइटर होने के कारण चिमटे से हटा लेंगे। इस प्रोसेस को करने के साथ साथ हमारा 1, 2 एंड 3 कंप्लीटली खत्म होता है। नाउ वी आर कंप्लीटली रेडी टू मूव टू द स्टेप 4, दैट इज द रिडक्शन, एंड देयर आर द वेरियस टेक्निक्स फॉर रिडक्शंस व्हिच वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा लेक्चर 4 व्हिच इज डिपेंड ऑन द लेक्चर 4, दैट इज द रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड, अदरवाइज कन्वर्जन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड टू मेटल। आज हमने जो कन्वर्जन पढ़ा था वो मेटल टू मेटल ऑक्साइड या ओर टू मेटल ऑक्साइड था, सो ऑक्सीडेशन था कल। अब नेक्स्ट क्लास मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब जब मेटल मिल जाएगा तो उसके नेक्स्ट में प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। तो देयर आर मल्टीपल रिडक्शन टेक्निक्स आर देयर व्हिच विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट रीड वेल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।